हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 3 जनवरी 2022 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। तो अब से हमारा डेली करंट अफेयर्स पूरी तरह से हिंदी में अवेलेबल होगा। देखिए, अभी तक पिछले 1.5 साल से हमने इंग्लिश में इसको रखा, लेकिन व्यू नहीं बढ़ पाए। तो अब हम इसको हिंदी में रखेंगे। अगर व्यू बढ़ेंगे तो इससे एक मोटिवेशन चलता रहेगा कि इनको कंटिन्यू करना है, वरना हमेशा की तरह हम ड्रॉप आउट हो जाएंगे। हालांकि जो हमारा मॉक टेस्ट रहता है करंट अफेयर्स का, वो वैसे ही अवेलेबल रहेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सिस्टम को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सिस्टम ये लॉन्च किया गया है ओडिशा गवर्नमेंट द्वारा। किसके द्वारा? ओडिशा गवर्नमेंट द्वारा। ओडिशा के जो चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, क्या नाम है? नवीन पटनायक जी, उनके द्वारा डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सिस्टम लॉन्च कर दिया गया है। ये है क्या है? देखिए, जो पेंशनर्स होते हैं उनके द्वारा हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष अपने जीवन का प्रमाण पत्र दिया जाता है पेंशन ऑफिस में, ताकि उनकी पेंशन कंटिन्यू रहे। तो ओडिशा हमारे देश का पहला राज्य हो गया है जिसने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सिस्टम लॉन्च कर दिया है। अब पेंशनर जो है ऑनलाइन तरीके से अपने जीने का प्रमाण पत्र दे सकते हैं। तो याद रखिएगा, ओडिशा देश का पहला राज्य हो गया है जिसने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सिस्टम लॉन्च किया है। उसके अलावा ओडिशा के चीफ मिनिस्टर जो नवीन पटनायक जी हैं, उन्होंने ई डेयरी पोर्टल लॉन्च किया है। ई डेयरी पोर्टल में ओडिशा की जितनी भी गवर्नमेंट डेयरी हैं उनका डाटा रहेगा। तो ई डेयरी पोर्टल, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सिस्टम, दोनों ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने लॉन्च किए हैं। ओडिशा की बात आई है तो आप यहाँ देख लीजिए मैप में ओडिशा, ये है आपका ओडिशा। चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक जी, गवर्नर कौन है ओडिशा के? गणेशी लाल। याद रखिएगा, एशिया की लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक, चिल्का लेक, ओडिशा में ही है। बाकी गाहिर माथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और भितरकनिका नेशनल पार्क, ये भी ओडिशा में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2021 में रामनाथ गोयनका अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो 2021 में रामनाथ गोयनका अवार्ड दिया गया है शिव सहाय सिंह को। किसको? शिव सहाय सिंह। ये देख लीजिए, ये हैं आपके शिव सहाय सिंह। इन्हीं को 2021 का रामनाथ गोयनका अवार्ड दिया गया है। ये रामनाथ गोयनका अवार्ड कौन देता है? तो द हिंदू, ये तो आपको पता ही, बताने की जरूरत नहीं। द हिंदू द्वारा 2006 से जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता की फील्ड में रामनाथ गोयनका अवार्ड दिया जाता है। ये जो शिव सहाय सिंह हैं, इनको इनके एक आर्टिकल डेथ बाय डिजिटल एक्सक्लूजन, क्या है? डेथ बाय डिजिटल एक्सक्लूजन, इसके लिए रामनाथ गोयनका अवार्ड दिया गया है। तो याद रखिएगा, 2006 से रामनाथ गोयनका अवार्ड द हिंदू द्वारा दिया जा रहा है। द हिंदू की बात करें तो 1878 में द हिंदू की स्थापना हुई। चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है। और द हिंदू के एडिटर कौन है? सुरेश नामबत। क्या नाम है? सुरेश नामबत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 जनवरी 2022 को डीआरडीओ द्वारा अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 1 जनवरी 2022 को डीआरडीओ ने अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया है। कौन सा? 64वां। देखिए, डीआरडीओ आपको पता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को। तो उसके हिसाब से 1 जनवरी 2022 को डीआरडीओ ने अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया है। डीआरडीओ आप जब भी जानते हैं 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हो गई। मोटो क्या है? तो मोटो आप यहाँ देख सकते हैं, बलस्य मूलम विज्ञानम, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज। तो ये है इसका मोटो। चेयरमैन कौन है डीआरडीओ के? जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। डीआरडीओ द्वारा हाल ही में प्रलय मिसाइल और अभ्यास, एक टारगेट है हीट अभ्यास, उसका परीक्षण किया गया था। प्रलय मिसाइल और हीट अभ्यास टारगेट, दोनों का परीक्षण ओडिशा से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों यानी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की सूची का आदान प्रदान किया है? तो हाल ही में भारत ने पाकिस्तान के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। देखिए, ये कोई नई बार या पहली बार नहीं किया गया है। इंडिया पाकिस्तान के बीच में परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान काफ़ी समय से किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1988 में 1988 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। एग्रीमेंट का नाम था एग्रीमेंट ऑन इंस्टॉलेशन एंड फैसिलिटीज़। किसके लिए था? एग्रीमेंट ऑन प्रोहिबिशन ऑफ अटैक अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड फैसिलिटीज़, ये 1988 में साइन किया गया था। इसके तहत जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन यानी परमाणु प्रतिष्ठान होंगे, साल में इनकी एक बार सूची
एक दूसरे से एक्सचेंज करनी है इंडिया पाकिस्तान के बीच में। तो एक तो ये आपका एग्रीमेंट था। हाल ही में इंडिया और पाकिस्तान के बीच कैदियों की सूची का, यानी एक दूसरे के कैदी कितने हैं उनकी सूची का भी आदान प्रदान हुआ है। इस सूची के हिसाब से भारत में पाकिस्तान के 355 कैदी हैं। भारत में पाकिस्तान के 355 कैदी हैं, लेकिन पाकिस्तान में भारत के कितने कैदी हैं? 628। तो पाकिस्तान की जेलों में 628 भारतीय बंद हैं। अच्छा, ये जो कैदियों का आदान प्रदान है ये कौन से एग्रीमेंट के तहत होता है? तो कैदियों का जो आदान प्रदान है वो काउंसलर एक्सेस एग्रीमेंट 2008 के तहत होता है। कौन सा एग्रीमेंट? काउंसलर एक्सेस एग्रीमेंट 2008 के तहत होता है। तो दोनों एग्रीमेंट याद रखिएगा। ये आप मैप में देख सकते हैं, ये है पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान और प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट कौन है आपके पाकिस्तान के? आरिफ अलवी। और ये इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर बनाने वाली लाइन है इसको कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में कौन सी है? डूरल लाइन। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान, ये योजना किस वर्ष लॉन्च की थी? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ये आप सभी को पता है 2019 फरवरी 2019 को लॉन्च की थी प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत क्या होता है? साल में 3 बार, यानी कि हर 4 महीने में एक बार 2,000 रुपये फार्मर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो पूरे साल में 6,000 रुपये फार्मर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त 10th इंस्टॉलमेंट जो है फार्मर्स के खातों में भेजी गई है। तो 10 करोड़ फार्मर हैं जिनके अकाउंट में 20,000 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। तो 10वीं किस्त चली गई है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ये लॉन्च कब हुई थी? ये लॉन्च हुई थी आपकी फरवरी 2019 में। लेकिन पहली किस्त कौन से महीने के लिए भेजी गई थी? ये याद रखिएगा, दिसंबर 2018। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि मई जून में इलेक्शन थे, गवर्नमेंट चाहती थी 2 किस्तें चली जाए तो किसान जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वोट देंगे। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 2019 में लॉन्च हुई। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी 100% सेंट्रल गवर्नमेंट देता है इसको, लेकिन वेस्ट बंगाल में लागू नहीं है। इसको इम्प्लीमेंट करने का काम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कदमत और एंड्रोथ द्वीप, यानी कदमत एंड एंड्रोथ आइसलैंड किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो ये दोनों आइसलैंड आते हैं लक्षद्वीप के अंतर्गत। किसके द्वारा? लक्षद्वीप। चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि हाल ही में हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी ने कदमत और एंड्रोथ द्वीप में 2 कॉलेजों का उद्घाटन किया है। ये कॉलेज जो हैं ये पौंडीचेरी विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड होंगे। तो याद रखिएगा, कदमत और एंड्रोथ द्वीप चर्चा में थे एम वेंकैया नायडू जी के कारण। ये लक्षद्वीप में है और लक्षद्वीप आपको पता ही है, मालाबार कोस्ट ये है, यहाँ से 300-400 किलोमीटर की दूरी पर लक्षद्वीप आता है। कावारत्ती आपको पता ही होगा, कावारत्ती कैपिटल। लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? प्रशासक प्रफुल्ल पटेल जी। ये नाम जरूर याद रखिएगा, बाकी सब भूल जाइए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के स्टार नाम कृत्रिम सूर्य को किस देश द्वारा डेवलप किया गया है? तो के स्टार जो कि एक आर्टिफिशियल सन है, यानी कृत्रिम सूर्य है, इसको डेवलप किया है साउथ कोरिया ने। किसने? साउथ कोरिया ने। तो हाल ही में साउथ कोरिया द्वारा के स्टार को डेवलप करने की घोषणा की गई है, यानी ये डेवलप किया जाएगा। पहली बार विश्व में कोई कृत्रिम सूर्य बना रहा है। साउथ कोरिया 2026 तक, साउथ कोरिया द्वारा 2026 तक कृत्रिम सूर्य को डेवलप कर लिया जाएगा। इसका टेम्परेचर होगा 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। तो 2026 में इसको तैयार कर लिया जाएगा। साउथ कोरिया ऐसा करने वाला पहला कंट्री बन गया है वर्ल्ड का। आप यहाँ मैप में देख सकते हैं साउथ कोरिया, ये है साउथ कोरिया। कैपिटल है सियोल। करेंसी क्या है? साउथ कोरियन वॉन यहाँ की करेंसी है। प्रेसिडेंट है मून जे इन। देखिए, जो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में ये लाइन है, बॉर्डर जिसको कहते हैं 38 डिग्री पैरेलल। क्या कहते हैं? 38 डिग्री पैरेलल, या इसको DMZ भी कहते हैं, डीमिलिटराइज्ड जोन। तो दोनों याद रखिएगा, बॉर्डर साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्मार्ट सिटी मिशन इसको किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो आप सभी को पता है स्मार्ट सिटी मिशन ये लॉन्च किया गया था आपका 2015 में। कब लॉन्च किया गया था? 2015 में। तो 100 स्मार्ट सिटीज़ को डेवलप करना था पूरे देश में।
2015 में स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च किया था। चर्चा में क्यों है? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स महुआ द्वारा हाल ही में एक अर्बन जियो स्पैटियल डाटा स्टोरेज चैलेंज लॉन्च किया गया है। क्या? अर्बन जियो स्पैटियल डाटा स्टोरेज चैलेंज लॉन्च किया गया है। पर्पस क्या है? अर्बन इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए, नहीं, शहरी क्षेत्र में तकनीक को बढ़ावा देने के लिए ये अर्बन जियो स्पैटियल डाटा स्टोरेज चैलेंज लॉन्च किया गया है। एक तरह का हैकाथॉन होगा, इसमें लोग आके शहरी क्षेत्रों में सुविधाओं को अच्छा बनाने के लिए क्या तकनीक डेवलप करेंगे। तो स्मार्ट सिटी मिशन के तहत ये अर्बन जियो स्पैटियल डाटा स्टोरेज चैलेंज लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा। कौन मिनिस्टर हैं? हरदीप सिंह पुरी। तो स्मार्ट सिटी मिशन के तहत ये चैलेंज लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन द्वारा शहरी क्षेत्र में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए। तो स्मार्ट सिटी मिशन आपको पता ही है, स्मार्ट हेल्थ हो, स्मार्ट मोबिलिटी हो, स्मार्ट रिटेल्स हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज़ किया जाए, तो इस तरह से। अच्छा, दुनिया के पहले स्मार्ट शहर कहाँ था? सियोल, साउथ कोरिया। अभी आपने पढ़ा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं? आशीष पांडे। आप इनको देख पा रहे हैं? ये हैं आशीष पांडे। ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं। नाम याद रखिएगा, आशीष पांडे जी। तो आशीष पांडे जी बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं। अभी तक ये यूको बैंक से संबंधित थे। तो आशीष कुमार जी बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, देखिए इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की हेडक्वार्टर कहाँ है? पुणे में है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर, न कि मुंबई में। सीईओ कौन है? एएस राजीव। सीईओ है एएस राजीव। तो इतना अंतर है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं आशीष पांडे। ये अतुल कुमार गोयल चर्चा में थे। कौन थे? पीएनबी के, पंजाब नेशनल बैंक के एमडी एंड सीईओ अतुल कुमार गोयल। बलदेव प्रकाश, बलदेव प्रकाश क्या बने हैं? एमडी एंड सीईओ बने हैं जम्मू कश्मीर बैंक के, बलदेव प्रकाश। उसके अलावा ये सोम शंकर प्रसाद, ये क्या बने थे? यूको बैंक के एमडी एंड सीईओ। तो अतुल कुमार गोयल पंजाब नेशनल बैंक के एमडी एंड सीईओ, बलदेव प्रकाश जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी एंड सीईओ, सोमनाथ शंकर यूको बैंक के एमडी एंड सीईओ, और आशीष पांडे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के क्या? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र आपको मैंने बता दिया 1935 में स्थापना हुई, हेडक्वार्टर पुणे में है। बाकी राजीव जी इसके क्या है? सीईओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश द्वारा स्पेन द्वीप यानी स्पेन आइसलैंड का नाम बदलकर महारानी एलिजाबेथ सेकंड के नाम पर रख दिया गया है? तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया द्वारा स्पेन आइसलैंड का नाम बदलकर महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के नाम पर रख दिया गया है। क्यों? महारानी एलिजाबेथ ने अपने 70 वर्ष कंप्लीट कर लिए हैं महारानी बनने के बाद, और प्लेटिनम जुबली कंप्लीट करने वाली पहली ब्रिटिश क्राउन हो गई हैं। तो महारानी एलिजाबेथ 70 वर्ष पहले सिंहासन पर बैठी थी, 70 वर्ष कंप्लीट कर लिए हैं, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया द्वारा स्पेन आइसलैंड का नाम बदलकर महारानी एलिजाबेथ के नाम पर रख दिया गया है। याद रखिएगा, महारानी एलिजाबेथ। ये आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया द्वारा ही स्पेन आइसलैंड का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? महारानी एलिजाबेथ के नाम पर। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबेरा। करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं क्या? स्कॉट मॉरिसन। और ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कैपिटल ऑफ गेम्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई द्वारा केवाईसी क्रिया को यानी केवाईसी प्रक्रिया को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? आरबीआई द्वारा केवाईसी प्रक्रिया को मार्च 2022 के लिए बढ़ा दिया गया है। देखिए ओमिक्रॉन आ गया है, तो आरबीआई चाहता है भाई केवाईसी जल्दी जल्दी पूरा हो जाए, लेकिन अब ओमिक्रॉन के कारण फिर से केवाईसी स्लो हो जाएगा। तो ओमिक्रॉन के कारण आरबीआई द्वारा मार्च 2022 तक के लिए केवाईसी प्रक्रिया को बढ़ा दिया गया है। आरबीआई के समझा लेते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। कहाँ से? कोलकाता में स्थापना हुई थी आरबीआई की। बाद में 1937 में आरबीआई हेडक्वार्टर कहाँ ट्रांसफर हो गया? मुंबई ट्रांसफर हो गया। 1937 में आरबीआई हेडक्वार्टर मुंबई ट्रांसफर हो गया। बाद में 1949 में आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ। उसी वर्ष बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पास हुआ था, याद रखिएगा। जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक होती हैं वो आरबीआई एक्ट 1934 की सेकंड शेड्यूल में रजिस्टर्ड होती हैं। ये बातें आपको याद रखनी है। आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ। फर्स्ट भारतीय गवर्नर थे सी डी देशमुख। वर्तमान में 25th आरबीआई गवर्नर कौन है?
शक्तिकांत दास। ये बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपे बिजनेस प्लेटिनम डेबिट कार्ड किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? रुपे बिजनेस प्लेटिनम एटीएम कार्ड को लॉन्च किया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने। डेबिट कार्ड मतलब एटीएम कार्ड, तो रुपे बिजनेस प्लेटिनम डेबिट कार्ड ये लॉन्च किया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने। देखिए, ये जो फर्म होती हैं यानी जो कॉरपोरेट्स होते हैं उनके लिए लॉन्च किया गया है रुपे बिजनेस प्लेटिनम कार्ड। याद रखिएगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। बाकी मत याद रखिए। रुपे बिजनेस प्लेटिनम डेबिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है कॉरपोरेट और फर्म्स के लिए। बात कर लेते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की। 1911 में स्थापना हुई। जब भी 1911 आए डेट सामने तो याद रखिएगा, इंडिया में जो कैपिटल कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर हुई थी 1911 में हुई थी। जॉर्ज पंचम 1911 में ही भारत आए थे और पहली बार राष्ट्रगान कोलकाता अधिवेशन में गाया था कांग्रेस के। तो 1911 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 में हुई थी। हेडक्वार्टर है मुंबई में। एमडी एंड सीईओ है मातम बेकर रमा। क्या? मातम बेकर रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस सोलर एनर्जी द्वारा किस देश की फेरेडन लिमिटेड को खरीद लिया गया है? तो रिलायंस सोलर एनर्जी द्वारा यूके की यानी इंग्लैंड की फेरेडियन लिमिटेड को खरीद लिया गया है। तो 100% शेयर खरीद लिए गए हैं फेरेडियन के। ये फेरेडियन यूके की कंपनी है, याद रखिएगा। किसने खरीदा है? रिलायंस सोलर एनर्जी, जो कि मुकेश अंबानी कंपनी है। फेरेडियन सोडियम बैटरी बनाता है, सोडियम बैटरी बनाता है। और मुकेश अंबानी देखिए एनर्जी की फील्ड में बहुत ज़्यादा बेहतर काम करना चाहते हैं, इसीलिए फेरेडियन लिमिटेड को खरीद लिया है। तो यूके की कंपनी है फेरेडियन लिमिटेड। इसको खरीदा किसने है? मुकेश अंबानी ने। सोडियम आयन बैटरी बनाता है, बस इतना ही याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई। बीसीसीआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो बीसीसी की स्थापना की गई थी 1928 को। 1928 को। बीसीसीआई चर्चा में क्यों है? बीसीसीआई चर्चा में इसलिए है क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेजी से विकेट लिए हैं विकेट कीपर के तौर पर ऋषभ पंत ने। ऋषभ पंत मात्र 26 मैचों में 100 विकेट ले चुके हैं। सबसे तेजी से 100 विकेट लेने वाले विकेट कीपर हैं टेस्ट मैचों में। देखिए, महेंद्र सिंह धोनी जी द्वारा ये टारगेट अचीव किया गया था 36 मैचों में। जो महेंद्र सिंह धोनी थे उन्होंने 36 मैचों में 100 विकेट लिए थे विकेट कीपिंग करते हुए टेस्ट मैचेस में। लेकिन ऋषभ पंत ने मात्र 26 मैचों में 100 विकेट ले लिए हैं विकेट कीपिंग करते हुए। अच्छा, इन्होंने 100वां विकेट किसके खिलाफ लिया है? तो 100वां विकेट लिया है इन्होंने किसके खिलाफ? साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन में। आपको मैंने 2 दिन पहले बताया था, इंडिया पहली एशियन टीम बन गया है जिसने साउथ अफ्रीका को सेंचुरियन में हराया है। और वहीं सेंचुरियन में ऋषभ पंत ने अपना 100वां विकेट लिया है विकेट कीपिंग करते हुए और टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेजी से 100 विकेट कंप्लीट करने वाले विकेट कीपर बन गए हैं। तो बीसीसीआई इसीलिए चर्चा में है। बीसीसीआई मैंने बता दिया 1928 में स्थापना हुई। मुंबई के वानखेड़े में बीसीसीआई का क्या है? हेडक्वार्टर है। और जब भी आपसे पूछें बीसीसीआई के वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है, 39वें प्रेसिडेंट हैं सौरभ गांगुली। और सेक्रेटरी कौन है? जय शाह, अमित शाह जी के पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको इस्पात सचिव स्टील सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस्पात सचिव स्टील सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट हुए हैं संजय कुमार सिंह। कौन? संजय कुमार सिंह। ये देख लीजिए, ये हैं संजय कुमार सिंह। इनको स्टील सेक्रेटरी बनाया गया है, स्टील सेक्रेटरी। तो संजय कुमार सिंह का नाम रखिएगा, हाल ही में इस्पात सचिव बनाए गए हैं। संजय कुमार सिंह ने पीके त्रिपाठी जी की जगह ली है। क्यों? देखिए, पीके त्रिपाठी जी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के सेक्रेटरी हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जो कि प्राइम मिनिस्टर के तहत आता है। अभी तक पीके त्रिपाठी के पास स्टील सेक्रेटरी का भी पदभार था, लेकिन अब संजय कुमार सिंह जी स्टील सेक्रेटरी बन गए हैं और पीके त्रिपाठी जी उस भार से मुक्त हो गए हैं। तो स्टील सेक्रेटरी कौन बन गए हैं? संजय कुमार सिंह। उसके अलावा वी श्रीनिवास का नाम याद रखिएगा। वी श्रीनिवास जो डिपार्टमेंट फॉर पब्लिक ग्रीवेंसेस, डिपार्टमेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस है, उसके सेक्रेटरी बने हैं। तो संजय सिंह स्टील सेक्रेटरी, वी श्रीनिवास डिपार्टमेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस के सेक्रेटरी बने हैं। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप इजीली इनका जवाब दे पाएंगे। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।